बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिनाद और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि धरने और जलसे जुलूस तो खत्म हो गए हैं। लेकिन एक चीज जिसने हमारा वीकेंड बर्बाद किए रखा है वो है इंटरनेट की बंदिश। आप देख रहे हैं कहीं पर वीडियोस, कहीं पे इंटरनेट की स्पीड स्लो थी और इतनी स्लो थी कि वाकई बंदिश वाला ही हाल महसूस हो रहा था। बिल्कुल, आप इसे बंदिश ही कहेंगे ना, कि अगर गैर एलानिया बंदिश कह दें इसको, क्योंकि ना कोई तस्वीर डाउनलोड हो पा रही है, ना कोई वीडियो डाउनलोड हो पा रही है। आपने काम भी करना होता है, हमारे काम मुतासिर हो रहे होते हैं, हमें तैयारी करके आनी पड़ती है प्रोग्राम के लिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो सोचें वो लोग जिनका जो है तमाम तर जो अमल है वो ऑनलाइन ही होता है और इंटरनेट के जरिए ही होता है, वो कमाई रोजगार ही इंटरनेट के जरिए कमाते हैं, वो कितने मुतासिर होंगे। और ऐसा बार बार देखने में आ रहा है। हुकूमत एक जगह पर तय कर ले कि बंदिश को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये गैर एलानिया बंदिश में जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि हुकूमत समझे कि आवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खराब चल रहा है। अगर कोई केबल खराब है तो बता दें, अगर कोई सिलसिला, कोई फायरवॉल लगा रहे तो बता दें, कुछ बता तो दें हमें कि हम उसे अपने काम को किसी और तरीके से मैनेज करते हैं। और दूसरा ये कि जो वीकेंड पे एक और भी बड़ी चीज अली डिस्कस हुई वो थी क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी का तस्करा रहा ज़बान ज़द-ए-आम और यही सोचते रहे हम कि अब कोई नतीजा आएगा, अब कोई फैसला कर लिया जाएगा। बहरहाल इस तरह से तो कोई फैसला सामने नहीं आया, लेकिन स्टिल हम इस पर अभी बड़ी खबर में बात करते हैं। जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का भी हमने जिक्र किया, आईसीसी की मीटिंग का कोई ताहाल नतीजा सामने नहीं आ सका इस पर, और इत्तलात यही है कि जी दुबई पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा बनेगा। तनाज़े को हल करने के लिए पार्टनरशिप या फिर फ्यूजन फार्मूला सामने आया है और आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में दोनों टीमें बाहमी मैचेस यूएई में खेलेंगी और इत्तफाक अगर हो जाता है तो सूरत में इसका आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से होगा और इसे हाइब्रिड मॉडल की नई शक्ल ही करार दिया जा रहा है। और पीसीबी ने अपनी तजवीज़ से आईसीसी और भारत दोनों को आगाह कर दिया है। मस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वक़ार अजीज़ है। पाकिस्तान चाहता है कि नया फार्मूला कम अज़ कम 3 साल के लिए तय किया जाए। नया फार्मूला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक लागू नहीं होगा बल्कि तमाम आईसीसी इवेंट्स पर तबादला ख्याल हो रहा है और जरा ये भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कोई मस्बत ऐलान मुतवक्के है, जिसके बाद फिर आईसीसी आइंदा साल जो शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का उसके शेड्यूल का ऐलान कर देगा और पाकिस्तान और यूएई दोनों ममालिक में मैचेस होना मुतवक्के है। भारतीय बोर्ड ने अभी अपनी हुकूमत से मुशावरत के लिए वक्त लिया है। पीसीबी ने भी हुकूमती आला शख्सियात को ताज़ा पेशरफ से आगाह कर दिया है। बिल्कुल, और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम भारत जाएं और भारत ना आए। किसी भी फॉर्मूले पर बराबरी की बुनियाद पर ही फैसले होंगे। और उधर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हमारे लिए अच्छी खबर है या नहीं ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जे शाह ने आईसीसी चीफ की बाकायदा जिम्मेदारियां संभाली हैं। जे शाह ने 3 साल के लिए पहली टर्म की शुरुआत कर दी है। आईसीसी ने जे शाह की मुद्दत मुलाजमत शुरू होने की भी तस्दीक कर दी है। वो मुसलसल 3 साल मुद्दत तक दोबारा मुंतखब भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए और 166 का हदफ दिया। पाकिस्तान के 166 रन के हदफ में जिम्बाब्वे की टीम 108 रन पर ढेर हो गई और उसे 57 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये सारी ओवरऑल क्रिकेट की सिचुएशन है जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अवैस ने, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करे सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, मुझे बताइएगा क्या होने जा रहा है, क्या करवा रहे हैं, क्या वेन्यू डिसाइड होने वाला है पाक भारत मैचेस का, चैंपियंस ट्रॉफी का मुतवक्के फैसला क्या होना है शेड्यूल का? आप जब जे शाह को मुबारकबाद दें तो उनको बोले ना कि यार इस मसले को हल करो, बहुत हो गया। और दूसरी बात, अब चले मैं इसका आपको मार्जिन देता हूँ। आपने कहा इंटरनेट की वजह से इशू है। हाँ। तो जो स्टोरी आपने बताई वो मेरी एक दिन पुरानी स्टोरी थी, आज की नई स्टोरी भी उसमें आ चुकी है। जो पाकिस्तान का ये मॉडल है फ्यूजन या पार्टनरशिप, इस पे इंडिया ने एक नया एतराज जड़ दिया है। उनका कहना है कि जी फाइनल्स का क्या होगा, चलो ठीक है कि बाकी मैचेस तो हम खेल लेंगे, आप भी खेल लेना, लेकिन अभी जैसे क्योंकि इन 3 साल में पाकिस्तान में सिर्फ एक आईसीसी इवेंट होना है, इंडिया में 3 होना है। अब अगर उधर पाकिस्तान का इंडिया का फाइनल हुआ
और फिर इंडियन टीम को खेलने के लिए मैच दुबई आ रही है, या अगर शरीक मेजबान श्रीलंका है तो वहां हुआ, तो वहां तो उनकी पब्लिक उनको गले से पकड़ लेगी बोर्ड वालों को, तो शायद यही उनको डर है, तो अभी से वो पेशबंदी कर रहे हैं। चीज क्यों कह रहे हैं कि नहीं है भाई, फाइनल जो है उसका आप लोग तय करें। वो तो कह रहे हैं 3 साल के लिए तमाम फाइनल्स भी दुबई में हो, यही है आपकी खबर के मुताबिक? बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा इंडिया ने इस पे जो नया ऐतराज जोड़ा है वो ये ऐतराज किया है उन्होंने कि जी फाइनल जो है वो फिर हमारे मुल्क में हमारी टीम पहुंची तो वही होगा। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ तो फिर आप आइए खेलने के लिए। तो एक ये नया एक डेडलॉक है, देखें कि किस तरफ जाता है मामला। लेकिन ये जब लगता है कि ये मामला हल होने वाला है, सांप सीढ़ी गेम आपने देखा होगा ना कि 98 में पहुंच के कभी कभी 0 पे आ जाते हैं, तो उसी तरह हो जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का बड़ा रीजनेबल फॉर्मूला है और बड़ा अच्छा एक सोच समझ के इन्होंने किया है, और अगर इसमें भी नहीं माने तो फिर तो ये डेडलॉक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और आईसीसी भी इंशाल्लाह सलीम साहब डेडलॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ इशारे तो हैं जिसकी वजह से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऊंट किसी न किसी करवट तो बैठ ही जाएगा। अवैस आप बताइएगा, जो पाक भारत टाकरा है उसका जिक्र तो हो रहा है कि वो मुल्क से बाहर होगा, लेकिन क्या बाकी मैचेस का भी अंदेशा है कि वो भी मुल्क से बाहर हो सकते हैं? पहली बात तो देखने वाली बात है, क्या ठीक है वर्ल्ड कप की अगर बात करूं या बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं, इंडिया की परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हुई हैं, लेकिन क्या इंडिया पहुंचेगा भी? फाइनल तक नहीं पहुंचेगा। जो हालात इनके लग रहे हैं, जो अना होती है वो कहते हैं ना कहीं आपके आगे आ जाती है। तो जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, ये ना कि पाकिस्तान जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ वो आगे ग्रुप स्टेज ही क्रॉस ना करें, तो फाइनल तो बहुत दूर की बात है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लाइजॉनिंग भी है क्रिकेट बोर्ड के साथ वो एक अच्छी है, जिस तरीके से पाकिस्तान इसको लेके चल रहा है। मैंने कहा ना एटलीस्ट आपका एक स्टांस बड़ा क्लियर है यहाँ पर कि यार ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने ये बात आपको याद हो, ये बार बार दोहरा रहा था कि पाकिस्तान को बड़ा क्लोज लाइजॉन करना पड़ेगा डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं इस वक्त उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका कब्जा। ऑब्वियसली वो बैक एंड से बैकडोर से वो प्लेयर्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं। ब्लैकमेलिंग वाला मामला भी कहीं ना कहीं होता है कि यार आप प्रेशराइज करें अपने क्रिकेट बोर्ड को कि ये मामला होंगे, नहीं करेंगे। अगर आप उनके हक में बयान देते हैं तो आपको शायद अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। ये चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब करते हो प्लेयर्स को। आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा एक और जो इशू पाकिस्तान के लिए वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम को लेके कि इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को पीएसएल में शिरकत करने से ना कर दिए। तो इनको बंदा पूछे कि आईपीएल का मसला नहीं था आपको? जब आप बात करें कि हमारा काउंटी सर्किट डिस्टर्ब होता है, तो आईपीएल से आपका काउंटी सर्किट वो जो फटीग कैरी करेंगे प्लेयर्स वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके पिछले साल आईपीएल के अंदर आपने केस स्टडी सारी उठा के देखी, चाहे मिचेल स्टार्क की बात करें, कितने प्लेयर्स की आप बात करें, वो बीच रास्ते आईपीएल को छोड़ के चले गए थे क्योंकि फटीग बहुत ज्यादा हो रही थी। तो बायसनेस तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं आईसीसी को दिखानी चाहिए, लेकिन आईसीसी हमेशा चुप ही रहता है क्योंकि बजट को भी है, बाकी मीडिया राइट्स के मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस बड़ा इस दफा जबरदस्त है। लेकिन मैंने ये बात फिर दोहरा रहा हूं, मुझे एक ही चीज बार बार जेहन में आ रही है, सलीम खालिक साहब की बात बिल्कुल ठीक है, फाइनल्स तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा ना कि शायद कहीं इंडिया के जेहन में ये जरूर है कि यार अगर पाकिस्तान की धरती पे अगर हम हार गए तो लिटरली रांची से लेके मुंबई एयरपोर्ट तक हमें जगह नहीं मिलनी उतरने की। ये मुझे बार बार जेहन में बात आ रही है, ये होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि अच्छी बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस चीज में कामयाब हो जाता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल पे हो, हम भी हाइब्रिड पे आएंगे क्योंकि सारे टूर्नामेंट्स वहां पर है। जो कंपेंसेशन पाकिस्तान क्रिकेट ने इस वक्त लगाई है, पाकिस्तान क्रिकेट स्टेक पे है, क्योंकि अगर देखें जो बजट आप लगा चुके हैं 2-3 साल आपका क्रिकेट बहुत स्टेक पे है। तो अगर आपको कंपेंसेशन मिल जाती है, वो जो खबर आ रही थी कि शायद डबल कंपेंसेशन पाकिस्तान को मिल जाए, तो लिटरली वो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सही है। अच्छा सलीम साहब, आपको भी यही वजह ही लगती है जिस तरह से वैस कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के ज़हन में यही चीज़ है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हार गए तो फिर सुबकी भी बहुत ज़्यादा होगी, ओवरऑल उनको प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और जिस तरह से अभी वैस ने कहा कि उन्हें तो फिर एयरपोर्ट से उनका निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। क्या यही वजह, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ तो अब नहीं है क्योंकि बड़ी टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान खेल रही हैं, उस तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर हो सकता है कि यही वजह हो? ठीक है, अगर पाकिस्तान आ गई इंडियन क्रिकेट टीम तो जो हम लोग कहते हैं, जैसे तो सारी टीमें आ चुकी हैं कि हालात फिर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होंगे। ये एक मैसेज चला जाएगा सबकी तरफ जो इंडिया देना नहीं चाहता। फिर दूसरा, दो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट सबसे आखिर में आता है उसमें, जब बिल्कुल चीजें नॉर्मल हो चुकी होती हैं। अगर इंडियन टीम आई तो इंडियन टीम के साथ उनके शायकीन भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। तो वो जब लोग में समझे वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने क्वालिफाई कर लिया, और इंडिया को बोला जाए कि नहीं आप यहाँ नहीं खेलेंगे, आप दुबई में खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया,
तो फिर इंडियन क्या हाल करेंगे, बोलेंगे यार तुम पागल हो क्या, हमारी टीम पहुंची है पाकिस्तान में, बस तुम उधर लेके चले गए। हाँ। तो ये सब चीजें उनके जहन में चल रही हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा अच्छा, तशवीश का। बिल्कुल ठीक सलीम साहब। अवैस ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, पहले ऐसा हो चुका है और हमने देखा कि बिग थ्री निज़ाम पर जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था कि 6 सीरीज होंगी जिसमें से 4 की सरबराही पाकिस्तान करेगा, तो उसका नतीजा तो 0/0 था। और अब अगर कोई तहरीरी मुआहदा होता है, भारत उस पर अमल दरामद नहीं करता है, तो क्या सिचुएशन होगी? देखें, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, अगर मैं मार्केट वाइज की बात करूं तो 60% जो अमाउंट जनरेट होती है आईसीसी के लिए वो इंडियन क्रिकेट से ही होती है। आपको पता जो मार्केट है, चाहे स्पॉन्सर्स की आप वहां पर बात करें, बिग थ्री का जो एक फॉर्मूला आईसीसी ने बनाया था, आपको याद हो, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था। साल तो वो चला था, साल सवा साल। उसके बाद जो बिग थ्री के 2 बड़े थे, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, वही अपना आईसीसी को आंखें दिखाने लग पड़े थे जब वो शेयर की बात आई थी। आपको याद है, जो फाइनेंशियल शेयर की बात करें, इंडिया को सबसे ज्यादा मिल रहा था। उन्होंने कहा था भाई ये किस किस्म का ये चल रहा है सिस्टम, क्योंकि उनको ज्यादा मैचेस भी मिल रहे थे एज कम्पेयर टू डिफरेंट नेशंस को। अनफॉर्चुनेटली मसला जरूर होता है कि जो छोटे नेशंस हैं वो ज्यादा आंखें नहीं दिखा सकते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इंटेग्रल तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। आईसीसी की नजर की अगर बात करो, सबसे पुराना क्रिकेट बोर्ड है, तो हम आंखें दिखा सकते हैं उनको, हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आपकी इतनी ज्यादा हो चुकी है। मैंने कहा ना, जब भी एक टूर्नामेंट किसी मुल्क को दिया जाता है उसकी पूरी साल की चीज देखी जाती है कि यार साल के अंदर उसने कितने मेजर इवेंट्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए, चाहे वो हुकूमती लेवल पे हो, चाहे स्पोर्ट्स के लेवल के ऊपर हो। फुटबॉल की बात कर ले आप, इनकी टेनिस की बात कर ले, आपको याद हो टेनिस फेडरेशन के अंदर, मुझे याद है सबसे जबरदस्त आपके आई गेस जो प्रेसिडेंट थे टेनिस के और साथ में सामुल हक, तो उसने अपना केस लड़ा था वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन के अंदर। जब जाके इंडिया को घुटने जो उनसे उनके टेके गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं हम आएंगे, क्योंकि वॉक ओवर मिल रहा था इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में आज तक जिंदगी में नहीं हुआ कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेली जाए। अगर हुआ तो ये पहली दफा होगा, लेकिन पाकिस्तान को फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी दम तक आपको लाइजॉनिंग बड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब की मुझे अच्छी बात लगी है कि एटलीस्ट यार एक आप वो चीज तो आंखें तो दिखा रहे हो ना कम से कम कि यार नहीं तो भाई बस हो गई है ना, लिटरली बस हो चुकी है। किसी भी अवाम को पूछो, ये बेचारा कहता है यार इतनी टीम्स यहाँ पर आगे खेल चुकी हैं, इनको किस चीज का मसला है। मुझे आज याद है मैं कोची 2008 या 9 की बात है, खेलने गया था, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं होता, वहां पर आप जाके खेलो। वो भी बेचारे यही बार बार कहते हैं कि यार हम तो चाहते हैं कि आप लोग की टीम यहाँ पर आके खेले, वही प्यार हमें वहां पर मिलता है। इंडिया टीम की आप बात करें, जो अंडर 19 के लड़के आते रहे हैं यूएई के अंदर खेलने, वो भी हमें यही कहते थे कि यार हमें तो प्यार पाकिस्तान से यही मिलता है, यहाँ पर आप चले जाओ। क्रिकेट भी यही चाहते हैं, खेलने वाले भी यही चाहते हैं कि यार जो क्रिकेट है उसमें सियासत ना आए। तो सलीम खालिक साहब, जिस तरह से भी आपकी ही खबर है कि एक और नया जो एतराज उठ गया है भारत की तरफ से कि जी फाइनल कहाँ होगा, इस पर एक एतराज उठा है। और अगर जो मस्बत पेशरफ्त है नहीं होती जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है, तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का रद्द-ए-अमल क्या देखते हैं? पाकिस्तान, क्या कहीं ये ऑप्शन भी है पाकिस्तान के जहन में? इस पर भी ये भी ज़ेर-ए-गौर है कि इवेंट का बायकॉट कर दिया जाए, लेकिन उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमें, हमारी साख भी खराब होगी। तो फिर ब्रॉडकास्टर्स का रद्द-ए-अमल क्या देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन में आप? देखिए, अभी 5 तारीख को एक मीटिंग होनी है दुबई में ब्रॉडकास्टर्स की, तो आईसीसी को उसमें जरूर शेड्यूल पेश करना है। और 2 तो हो गई है, अब आज और कल गालिबन यूएई में छुट्टी है, तो यानी फिर आगे तक मामला चला गया। और इंडिया भी इसी चीज को बेस बना के जवाब देने से गुरेज है कि अभी तो छुट्टी है, संडे था कल, अभी 2 दिन और है। लेकिन आईसीसी का भी उनके ऊपर जाहिर है एक दबाव है कि जल्दी बताया जाए। अब तो आईसीसी बीसीसीआई एक ही हो चुके हैं, पहले अगर एलानिया थे, अब एलानिया हो चुके हैं। अब जय शाह जो है उनका राज आ चुका है बिल्कुल उसमें। लेकिन अब ब्रॉडकास्टर्स का बिल्कुल होगा दबाव। अगर इधर इन लोगों का ये जो फॉर्मूला है इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका, तो फिर वही काम होगा कि जो बोर्ड डायरेक्टर जो उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में वही ऑप्शन आएंगे, हाइब्रिड या पाकिस्तान के बगैर कहीं और पूरा इवेंट, या तीसरा इंडिया के बगैर। तो जाहिर है वो पहले हाइब्रिड पे सब लोग कहेंगे, और उस वक्त फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती है ये एक देखने वाला सवाल होगा कि आगे क्या करता है। लेकिन पाकिस्तान आगे का सोच रहा है। मैं आपको बता दूं, लीगल ऑप्शंस पाकिस्तान ने पहले ही लिए हुए हैं, और बरतानवी वकला है कुछ बड़े मारूफ, उनसे पहले ही पाकिस्तान ने बात की। और पाकिस्तान की लीगल पोजीशन है भी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को बाहर करना या पाकिस्तान के ऊपर कोई फैसला थोपना, फिर ये मामला और ड्रैग करेगा आगे। बिल्कुल। अच्छा अवैस, आप बताइएगा कि जैसे भारतीय टीम इनकार कर रही है और फर्ज करें कि हम इस हाइब्रिड मॉडल पर चले भी जाते हैं,
तो उस सूरत में जो हमारी मेहनत है, जो हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के साथ की थी उनको बुलाने में, क्योंकि वो भी पहले हिचकिचा रहे थे, फिर हमने सारे इंतजाम किए, उनको बुलाया दोनों टीमों को, तो इस सूरत में वो सारी मेहनत तो रायगा चली जाएगी, उस पर तो पानी फिर जाएगा। और जैसे अब भारत कर रहा है, बाकी टीमें भी अपनी हिचकिचाहट का बाशगाफ इजहार करने लगेंगी और फिर से वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नहीं देखिए, होती नहीं है, क्योंकि जब एक दफा आपके पास आपकी टीम यहाँ पर खेल के चली जाए, न्यूजीलैंड की स्पेसिफिकली बात करूं, वो तो बहुत दफा आ चुके हैं। एक दफा तो बेचारे खुद ही फंस गए थे, याद है आपको ईमेल वाला जो मामला इंडिया से वो सारा हुआ था मामला, वो खुद ही फंस गए, उनको आगे फिर वापस यहाँ पर खेलना पड़ा, माफी नामे के साथ वापस आके खेलना पड़ा। तो एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी टीम को इस चीज पे, क्योंकि उनके सारी की सारी टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी की लग रही है वो ये है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को पहली बात तो इंडिया ने कोशिश की कि इसको आइसोलेट करे जितना हो सकता है, आइसोलेट करने की कोशिश की। उसी आइसोलेशन के हिसाब से इंडिया ने ही बाद में एक चीज क्या कर दी कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी इतनी ज्यादा हाइप अप क्रिएट कर दी हुई है, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के कि हाइब्रिड पे होगी, नहीं होगी, पोस्टपोन होगी, ये सब लोग एंटिसिपेटेड अब होता गया इसके ऊपर कि सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। क्योंकि जितने भी, चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लें, यूएई क्रिकेट की बात करें, कल एक बड़ा पॉजिटिव यूएई क्रिकेट से भी आ रहा था कि उसने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया इस चीज के अंदर, क्योंकि डिफरेंट नेशंस के आपको पता है लोग बैठे होते हैं वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान ने हर टीम को यहाँ पर होस्ट कर लिया है। मैंने कहा ना, आप पीएसएल से बात कर लें, आप बड़ी टीम्स की बात कर लें, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा, मुझे याद है होता था कि जी इंग्लैंड का बाइक खेलने के लिए, तब हम मानेंगे इंग्लैंड की पूरी टीम यहाँ पर खेलने आ गई। फिर हुआ जी ऑस्ट्रेलिया का बैगी खेलने के लिए, आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर आ गई खेलने। सिर्फ एक मुल्क की अब हथदड़मी की बात करूं या ना की बात करूं, तो आईसीसी जितनी भी दूसरी कंट्रीज है उनको स्टेक पे लगा रहा है। और मुझे कभी ये फील होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जाकर आईसीसी पे प्रेशर कुकर फटेगा, जैसे फट रहा है ना इंग्लैंड का भी, वो कहता है कि रेवेन्यू क्यों आप इंडिया को दे रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीट करें। वो कहीं ना कहीं वो चीज होगी, आज हमारे साथ अगर हो रही है तो कल को किसी और मुल्क के साथ भी होगी इंडिया के मामले पे कि जी हमने वहां नहीं खेलने जाना। तो आईसीसी को इस चीज पे लचक दिखानी पड़ेगी, लेकिन सबकी नजरें एक दो दिन के अंदर क्या फैसला होता है। लेकिन मुझे आज भी फील हो रहा है जो पाकिस्तान का इतना स्ट्रॉन्ग अपना प्रेजेंस है आईसीसी के अंदर, जो भी केस आप लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह पॉजिटिव ही पाकिस्तान के लिए होगा। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे। चलें जी, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो गई। सलीम खालिक साहब, गुज़िश्ता रोज लिटिल स्टार्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला और फिर क्या खेला, मैच जीत गए, क्या कहेंगे टीम की परफॉर्मेंस पे? देखिए, अगर आप हारिस रऊफ को हटा दें तो पाकिस्तान की पूरी टीम बच्चों पे थी, मतलब जिस तरह होना चाहिए, जैसे भी ये टीम है, शाहीन है, और हम लोग हमेशा से यही बात करते हैं। आप ये देखेंगे हमारे बच्चों ने जाके कितने आराम से हरा दिया। यहाँ पर हम खिला रहे थे जिम्बाब्वे में बाबर को, शाहीन को, नसीब को, रिजवान को, हर टूर पे लेके जाते थे और फिर भी स्ट्रगल करते थे, एक आध मैच में कहीं मसला भी हो जाता था। आप देखेंगे हमारी जो एक नौ आमूज हमारे क्रिकेटर, नए लड़के हैं, मौका भी मिल रहा है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए, बेंच स्ट्रेंथ इसी तरह बनती है। ये लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास 2-3 लड़के तो मिल जाएंगे इस सीरीज से। आपको जिस तरह कल आपने देखा होगा तैयब ताहिर अच्छा खेला, हमारे मिस्त्री अबरार जो है उनकी बॉलिंग भी अच्छी जा रही है, तो ओवरऑल स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। बैटिंग में शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन बाद में कवर कर लिया था। तो ये एक अच्छी साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और होना हमेशा यही चाहिए। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, कहीं ना कहीं छोटी छोटी टीमों के साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम करवा दें और छोटे खिलाड़ियों को मौका दें, ताकि आपकी टीम में जो एक पूल है वो बनता चला जाए। अवैस, आप बताएं, आपको लग रहा है पाकिस्तानी टीम अब ट्रैक पर आ रही है? देखिए, एक अच्छी बात है कि T20 वर्ल्ड कप में आपके पास टाइम बहुत है, तो आप कहीं ना कहीं चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। बहुत अरसे के बाद कल मैंने एक चीज देखी, जो वो 5वें 6ठे नंबर की जब हम बैटिंग करते हैं, वो प्लेयर्स की पोजीशंस होती हैं जिसमें हम कहते हैं पांड्या जैसा बैट्समैन है या स्टोनिस जैसा बैट्समैन आप कर लें, मैक्सवेल जैसा कर लें, वो स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन है, जो कि आपको पता है खड़े में बेशक वो 3 मैच में भी अगर फ्लॉप है तो आपको वो जो 2 मैच जिताएंगे पूरी जिंदगी आपको याद रहेंगे। उस स्ट्राइक रेट के बैट्समैन की आपको जरूरत होती है। कल अच्छा लगा आपको लग के इरफान न्याजी की आप बात करें, इरफान न्याजी का कल स्ट्राइक रेट अराउंड 180 के करीब था अगर मैं गलत नहीं हूं। तैयब की बात करें 160 170 पे, यही स्ट्राइक रेट आपको उन लेवल्स के ऊपर चाहिए होता है, खास करके जब आप 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, पाकिस्तान के पास एक हमेशा मेरा खुद भी माइंडसेट ये रहा है कि आपकी प्लेइंग 11 ऑटोमेटिकली तब स्ट्रांग होती है जब आपकी बेंच लाइनअप और आपका बैकअप लाइनअप जो उनकी वो स्ट्रांग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर प्लेइंग 11 के ज़हन में ये बात होती है कि यार मैंने परफॉर्म ना किया, पीछे मेरे 2 लड़के बैठे हैं, एक बेंच पे बैठा है, एक पीछे लाइनअप पे बैठा है, मुझे रिप्लेस करने के लिए, वो रिप्लेस करेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बोल रही है। हमने कहीं ना कहीं इससे पहले आप चले जाए ना, तो हमने शायद थोड़ा सा ये गलती कर बैठते थे कि हमारे जो प्राइम प्लेयर्स हैं उनको भी हम कंटिन्यूटी रखते थे, उनको पता था कि हम
है, बस ठीक है जी, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, हम ही खेलने वाले हैं। Right. एटलीस्ट अब उनको भी जेहन में होगा कंपटीशन है। आपकी अच्छी बात है कि आप कंपटीशन तो अब बहुत आ चुका है और बड़े खिलाड़ियों को भी अब बड़ापन दिखाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम बड़े हैं, क्योंकि घर बैठे जिस तरह से सियासत सलीम खालिक साहब हम देखते हैं कि क्रिकेट के बोर्ड्स में है और कभी आईसीसी की बात करते हैं, कभी पीसीबी की बात करते हैं, कभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही होती है, लेकिन उसी तरह से प्लेयर्स जो हमारे प्लेयर्स हैं जो टीमों में सियासत कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी बहुत असर पड़ता है टीमों पर। तो अभी आप देखते हैं कि जो ये सियासत जिस तरह से रद्दोबदल किया जा रहा है खिलाड़ियों से, इस सियासत में कमी आई है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस सामने आने लगी। डेफिनेटली जो प्लेयर्स पावर थी उसको आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तौर पे खत्म किया गया और जो नागुज़ीर समझते थे प्लेयर्स अपने आप को कि हमारे बगैर पाकिस्तान टीम कुछ नहीं है, उनको एहसास दिलाया गया कि ऐसा नहीं है, आपके बगैर भी टीम है और जीत भी सकती है। तो उसके बाद आप देखें परफॉर्मेंस सामने आ रही है। और ना पहले तो यही कहा था कि भाई फला रन नहीं बनाएगा तो हार जाएंगे, फला विकेट नहीं लेगा तो हार जाएंगे, और हार फिर भी रहते। देखिए अब अमेरिका से हम हार गए थे, जिम्बाब्वे से हारे थे, अफगानिस्तान से हारे थे, सबसे तो हम हारे थे, क्या कौन सा आसमान टूट पड़ा था। तो अभी ये यंगस्टर्स को खिलाएंगे, इसमें अगर हम हार भी जाए एक आध मैच, जैसे एक हारे भी हम जिम्बाब्वे से, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कम से कम हमें नया टैलेंट तो मिलेगा। ये चीज जो थी वो एक एहसास दिलाया बोर्ड ने सीनियर प्लेयर्स को, जिसके देखें आप नताइज सामने आ रहे हैं और नया टैलेंट भी परफॉर्म कर रहा है और मौके भी मिल रहे हैं। वरना पहले बेचारे रिटायर हो जाते थे लड़के, बाल सफेद हो जाते थे, मौका नहीं मिलता था उनको। अब अच्छा है कि जिस तरह आ रहे हैं खेलें, परफॉर्म करें, टीम में जगह बनाए, अच्छा चांस दिए। चेंज इज ऑलवेज गुड, तो ये होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी का भी हमने जिक्र किया। ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद और पाकिस्तानी ख़वातीन को दरपेश मसाइल पर स्पेसिफिकली। वैसे तो एक्सप्रेसो में हम इस तरह के मसाइल पर ज़रूर बात करते हैं। आपको मालूम है कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ 16 रोज़ा मुहिम जो है उसका आगाज़ हो चुका है और इस अहम तरीन इशू पर हमने गुज़िश्ता दिनों भी बात की थी और आज भी इसे ज़ेर बहस लाए हैं ताकि एक्सप्रेसो भी इस मिशन में अपना हिस्सा डाल सके। और इस 16 रोज़ा मुहिम का जो मकसद है ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में शऊर को उजागर करना है और जो सिनफी बुनियादों पर होने वाला तशद्दुद है उसमें किसी हद तक कमी लाना है। ये मुहिम 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेगी और ये 16 रोज़ा मुहिम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी सतह पर मनाई जाती है। और नाज़रीन अगर बात करें तो गैरत के नाम पर हर साल पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद ख़वातीन को कत्ल किया जाता है। 2023 की रिपोर्ट ये बताती है कि ख़वातीन मुआशरी शमूलियत के हवाले से जो पाकिस्तान है वो 146 ममालिक में से 145वें नंबर पर, और इसी तरह दुनिया भर में ख़वातीन की तालीम के हवाले से 149, सेहत और बका के हवाले से 132, जबकि सियासी शमूलियत के हवाले से 112वें नंबर पर है। और 2023 में पंजाब में ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस की अगर बात की जाए तो 6624, अगवा के 562 और तशद्दुद के 1201 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट ना होने वाले केसेस की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। मज़ीद अब ख़वातीन के हवाले से जो मुहिम का आगाज़ हुआ है, जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, उसके वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। जी मौजूद मेहमान वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरसानी फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया साहिबा बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये बताइएगा 16 दिन की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक दिन की बात हो तो एक दिन तो गुजर जाता है जल्दी से। 16 दिन क्या इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए रखे गए हैं? एक तो जी बहुत अच्छे आपने जो आदाद शुमार दिए उसमें आपने बताया मुआशी इस्तेहसाल, तशद्दुद जो जिस्मानी है या जिनसी है, बहुत सारे इस तरह के तशद्दुद हैं, तो उन पे फोकस लाने के लिए मेरे ख्याल से कई दिन चाहिए, बल्कि पूरा साल चाहिए। मगर 16 दिन की अहमियत ये भी है कि इस दौरान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जिस्मानी तशद्दुद है उसके ख़ात्मे के लिए एक आलमी दिन मनाया जाता है, वो भी इसमें आ जाता है। या अगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ का दिन है, 10 दिसंबर को, वो भी इसके अंदर आ जाता है। और मुतादिद ऐसे दिन इसमें आ जाते हैं। एक दिन शायद काफ़ी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। इस वक्त जो ख़वातीन की शरह ख़वानदगी है वो मर्दों से कम है पूरी दुनिया में। उनका जो मुआशी इस्तेहसाल है पूरी दुनिया में होता है। और अभी तक ऐसे जो समाजी मसले हैं जैसे कि हरासियत है, इसके लिए इदारा डील करता है, वो भी इस कदर ज़्यादा है कि इसके लिए खुसूसी कवानीन तक बनाने की ज़रूरत है। तो इस का मकसद यही है कि इसके ऊपर एक कंसर्टेड या एक कंसिस्टेंट तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली जाए।
तो मैडम ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्पेसिफिकली इस इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना? डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो उससे तो किसी किस्म का तशद्दुद समझा ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। हद तक ये लोगों के लिए बहुत नॉर्मल हो चुका है कि किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जाए उसे घर पर। तो उसके लिए या हरासमेंट को रोकने के लिए जो घर से ही शुरू होती है, उसके लिए बात करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इसका ना सिर्फ खातून पे खुद असर होता है, उसके बच्चों पर असर होता है। किसी भी घर में अगर माँ को मार पड़ रही हो तो बच्चा कितना सहम जाता है, उसकी कारकर्दगी पे स्कूल में असर पड़ता है। फिर बड़े होकर उसकी ज़हनी जो नशो नुमा है उसके ऊपर इसका इस हद तक असर पड़ता है कि वो बच्चा खुद भी अब्यूज़र बन जाता है, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ होते देखता है तो वो खुद भी अब्यूज़र बन जाता है। तो एक पूरे मुआशरे में मुश्किल फैल जाती है। सिमिलरली अगर हरासियत का आप देखें तो, और इवन जिस्मानी तशद्दुद जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका, तो आप देखें कि उसका हमारी मईशत के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि अगर ख़वातीन अपना भरपूर किरदार मईशत में नहीं अदा करेंगी, या वो सहमा हुआ बच्चा भरपूर तरीके से जब मर्द बड़ा हो के, औरत या मर्द जो भी हो, अपना किरदार अदा नहीं करेगा तो उसका कलेक्टिवली मईशत को फ़र्क पड़ेगा। और एक अंदाजे के मुताबिक 30% जो हमारी मईशत की कारकर्दगी है वो नहीं होती, क्योंकि ख़वातीन अपना भरपूर किरदार अदा नहीं करती। बिल्कुल। और फौजी साहब, हम स्टैटिस्टिक्स तो शेयर कर चुके हैं और उसके मुताबिक वाज़े तौर पर हम निचले दर्जे पर कहीं आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत इनकारी है मर्द हमारे माशरे में कि ख़वातीन का इस्तेहसाल जारी है। और डोमेस्टिक वायलेंस तो अपनी जगह पर, हाथ उठाना तो अपनी जगह पर, लेकिन कुछ मेंटल टॉर्चर्स भी हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉमा का शिकार रहती है। आपको क्या लगता है कि क्या बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मर्द इनकारी हैं इस माशरे में, और जो मेंटल ट्रॉमा है उस पर तो कोई बात ही नहीं करता, ना मर्द की ना औरत की? अभी भी अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन की जो हैसियत है उसको कमतर समझा जाता है, जिसकी वजह से अगर वो अपने फ़ैसले खुद करने की बात भी करे तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे वो एक कल्चर होता है बॉयज़ विल बी बॉयज़, कि मर्द तो ऐसे करते ही हैं। एक जो हमारे घरों से शुरू होता है, हम भी क्या कहते हैं कि बहन बाहर नहीं जाएगी, या अगर जा रही है तो भाई को कहते हैं तुम जाओ, इसके साथ जाओ, बहन के साथ जाओ। या साइकिल चलाने के लिए बच्ची ने जाना है तो कहेंगे कि नहीं, माँ बाप का भी कसूर नहीं है, माशरा भी डेंजरस हो चुका हुआ है, बहुत सारा जिनसी इस्तेसाल भी हो रहा है। तो इस वजह से ये ट्रांसलेट करता है एक कंट्रोल ओवर women's decisions and their bodies also। और वो क्योंकि या तो हमारी कलेक्टिव जो मुआशरे की फेलियर है उसकी वजह से हम अपनी औरतों को मर्दों का एक जैसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, या ये वजह है, या हम उनको वाकई इतना कमतर समझते हैं कि हमें नहीं लगता कि उनकी मेंटल फैकल्टीज़ ऐसी हैं कि वो अपने फ़ैसले को खुद कर सकें, जिसकी वजह से फिर उनको कंट्रोल किया जाता है। आपने जिस ज़हनी ट्रॉमा की बात की है वो आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि सबसे पहले बात शुरू इस तरह होती है कि तुमने आवाज़ क्यों ऊंची उठाई, या अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर दूंगा, या फिर अगर घूर के देखना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ये सारी चीज़ें मेंटल ट्रॉमा में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ख़वातीन ये बचपन से देखती आ रही होती हैं तो उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कितने ट्रॉमा का शिकार है, और अल्टीमेटली जब बात सर से गुजरती है तब ही वो उसके बारे में बोलती हैं। आपके सामने जो स्टोरीज आती हैं वो उस वक्त आती हैं या मेरे सामने जब बात सर से गुजर चुकी हुई होती है, वरना तो हम डेली लाइफ में बर्दाश्त करते रहते हैं सारा वक्त। ये कम करी। बिल्कुल ठीक बात करी आपने। इससे पहले भी जिक्र किया कि तशद्दुद के खात्मे के हवाले से लातादाद कवानीन तो मौजूद है, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अमल दरामद उस तरीके से नजर नहीं आता होता हुआ। और अब चूंकि सीएम पंजाब खुद खातून है और उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि खवातीन पर जो तशद्दुद है वो रेड लाइन है, तो अब खवातीन के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको बेहतर करने के लिए, इस हवाले से शऊर पैदा करने के लिए क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, और कौन कौन से इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, और कौन कौन से आपके ख्याल में मजीद किए जाने चाहिए? देखिए, ये बहुत खुशाइन बात है कि तमाम, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने ये मान लिया है कि मसाइल हैं और उन मसाइल के हल के लिए कानून से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये बहुत सुनते हैं कि जी कवानीन तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, मगर कवानीन का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर किसी फ्रेमवर्क के नीचे आप ला ही नहीं सकते, सज़ा किस के तहत देंगे आप। तो इसलिए कवानीन बहुत सारे आए हैं जिसमें इवन डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून, या अगर मुआशी इस्तेहसाल है तो होम बेस्ड वर्कर्स का हम देखते हैं, उसके लिए
उसकी रोकथाम के लिए कवानीन। सिमिलरली रेप के कानून, जो जिनसी तशद्दुद है, उसके कानून को सख्त तरीन किया गया। आपने ऑनर किलिंग की बात की, नाम निहाद गैरत के नाम पे कत्ल, उसके लिए कवानीन को सख्त किया गया। हरासियत के खिलाफ ना सिर्फ कवानीन बल्कि इदारे बनाए गए हैं खसूसी, जिसको मैं खुद भी हेड करती हूँ, और ये इदारा ना सिर्फ हरासियत के खिलाफ काम करता है बल्कि खवातीन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो जायदाद आप उनको विरासत से आई हो या उन्होंने खुद बना, उसके हक के लिए भी, उसके हक को यकीनी बनाने के लिए भी ये इदारा काम करता है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे इदारे काम हुए जैसे कमीशंस हैं स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर, ये अपना रोल भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें, मैं आपको अगर पर्सनल मिसाल से दूं तो ऐसी खवातीन आती हैं अपना हक मांगने के लिए, चाहे वो हरासियत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो अपनी जो विरासत है उसमें हक लें, या अपनी और जायदाद जो उसके डिनाइल को वो उसके खिलाफ बोलें। वो ऐसी खवातीन आती हैं जो कि कई दफ़ा बिल्कुल अनपढ़ होती हैं मगर बर्दाश्त नहीं करती, उनको पता है कानून भी है और इदारे हैं तो कहीं जा सकती हैं। तो मैडम, ये जो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हरासानी, इसमें खवातीन जो हरासमेंट का शिकार होती हैं, या जिस तरीके से आपने बताया कि जिनकी वरासत के जायदाद के मसाइल वो भी रुजू कर सकती हैं, तो हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट, और ये कितना ईजी है उनके लिए, इस पर ज़रा इन दी एंड में चाहूँगी आप बात कर लें। देखिए, हम ने यही सोचते हुए कि बहुत सारी खवातीन अनपढ़ भी होती हैं, खासतौर पे जायदाद के मसाइल में, क्योंकि वर्क प्लेस हरासमेंट में तो शायद पढ़ी लिखी हूँ, तो उसको बहुत आसान बना दिया है। एक हेल्प लाइन है सिंपल, 0344, यानी कि 0344 367 367। ये एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, उस पर मैसेज भेज दें, उस पर कॉल कर लें, या अगर मामूली पढ़े लिखे हुए भी हैं या किसी को भी कह सकते हैं तो FOSPAH, FOSPAH, इसकी वेबसाइट पे जाएं, बिल्कुल सादा, चाहे उर्दू में लिखें, रोमन इंग्लिश में लिखें, जैसे रोमन उर्दू में लिखें, जैसे मर्जी, उसके ऊपर आप सिंपल सी एक दरखास्त डाल दें। दरखास्त नहीं, 3 लाइनों में शिकायत लिख दें, 2 लाइनों में शिकायत लिख लें, फिर हम उसको फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे उसकी बाकायदा शिकायत कैसे लेनी है, या खुद आके दें, मेल के जरिए भी भेज सकते हैं। तो फौजी साहब, आप कितने दिनों में आप रिस्पॉन्स बहुत करते आसान है। कितने दिनों में आप रिस्पॉन्स करते हैं? देखिए, हम उसी दिन रिस्पॉन्ड करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हाँ जी, हमारा बहुत जल्दी है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस दिन नहीं कर सकते, एंड ऑफ द डे आया तो अगले दिन हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और यही चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में या इस तरह की शिकायत में तो डिले जो है वो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी वफाकी बराए इंसदाद हरासानी से, और जिस तरह से हमने बात की 16 रोज़ा मुहिम के हवाले से जो खवातीन पर तशद्दुद को रोकने के हवाले से शुरू की गई है, और इसमें हमने अपना हिस्सा डाला है, तो जनाब ये एक बहुत ईजी सी हेल्पलाइन है, जिससे आप, अगर आपको इस तरह इनमें से कोई भी मसला दरपेश है तो आप रुजू कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। कहा यही जा रहा है कि एक ही दिन में रिस्पॉन्स जो है वो आपको दे दिया जाता है। इसी के साथ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, पाकिस्तान में भी मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आगाही फैलाना है और बीमारी से लड़ने वाले मरीजों के अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एड्स का आलमी दिन पहली मरतबा 1987 में मनाया गया था, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद अफराद HIV से मुतासर हुए हैं। आदाद व शुमार अगर आपसे शेयर करें तो पाकिस्तान में एड्स वायरस के साथ रहने वाले 15 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनकी तादाद 2,10,000 के करीब पहुंच गई है, जिसके अलावा 41,000 खवातीन हैं और 1,70,000 के करीब मर्द हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, माहिर वबाई अमराज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने अभी बताया कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एड्स कंट्रोल करने के लिए जो एक तो आलमी दिन मनाया गया, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी एड्स कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसकी मेजर वजह आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान में एड्स या HIV के फैलने के बहुत सारे वजूहत हैं, जिसमें से शुरू के दिनों में तो ये जो इंजेक्शन करने वाले नशा जो करते हैं उनसे फैलता था, मगर अब जो है वो थोड़ा सा जिनसी ताल्लुकात, मगर अब जो हमने नया ट्रेंड देखा है वो ये कि ये अस्पतालों से, क्लिनिक से, जहाँ पे जो नीडल्स या इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह स्टेरिलाइज नहीं होते, उनसे फैल रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आगाही मुहिम में जो देखा गया कि एक शिद्दत थी
जो 80s में हमने देखी, 90s में हमने देखी, और उसके बाद ये आगाही मुहिम अब जाकर दोबारा जो है वाज़े तौर पर सामने आ रही है। बीच में एक गैप था जिसमें नज़र नहीं आ रही थी ये, तो उसकी क्या वजह थी? क्या उस वक्त ये मर्ज दब गया था, इस बार दोबारा उभर कर आ गया? नहीं, देखिए HIV के साथ सबसे बड़ा मसला ये कि इसका स्टिग्मा बहुत है। लोग इसका नाम सुन के परेशान होते हैं और अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। तो इसको आई थिंक आगाही पहुंचाने में थोड़ी सी इस वजह से दुश्वारी होती है। दबा नहीं था ये, मगर नंबर जो है हमारे वो बदतरीज बढ़ रहे, बल्कि इस इलाके में यानी कि एमरो जो WHO का इलाका है, इसके अंदर पाकिस्तान नंबर 1 है जो ये जहाँ से केसेस आते हैं। right. तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अगर ऑब्जर्व किया गया है तो वो यही है कि बैकवर्ड एरिया से ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आते हैं। तो क्या वजह है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ासतौर पे उन जगहों पे, उन इलाकों में लोगों को पता ही नहीं है इस हवाले से, और इसी वजह से केसेस वहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? नहीं जी, तो ये जो केसेस हैं ये हर जगह से रिपोर्ट होते हैं, इवन यानी हर तबके से रिपोर्ट होते हैं, फ्रॉम बिल्कुल वेरी वेल टू डू एंड लोगों से लेके बिल्कुल लोअर तबके, हर तबके से होते हैं। एंड बदकिस्मती से जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, डेंटिस्ट, इन जगहों पे ज़्यादा अब ये फैलना शुरू हो रहा है, ऐसे लोगों में जिनके अंदर बज़ाहिर और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए जिसकी वजह से बचत हो सके, जिसकी वजह से अपने आप को महफूज रखा जा सके? कुछ तदाबीर बता दीजिए। बिल्कुल, सो एहतियाती तदाबीर के अंदर 2-3 सिंपल चीज़ रखें, या कॉन्डम पहन के करें। दूसरी चीज़ ये कि बिला जो टीके ना लगवाएं। अगर खून चढ़ा रहे हैं तो ऐसी जगह से चढ़ाएं जहाँ पे आपको पता है रिलायबल हो। अगर मेडिकल काम करा रहे हैं तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको पता है कि वो स्टेरिलाइजेशन वगैरह सही कर रहे हो। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आप रिस्क हैं HIV का, तो अब हमारे पास बहुत अच्छी अदवियात आ गई हैं जो HIV से बचाती हैं, और ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि HIV जो है वो इसका इलाज बहुत अच्छा है, बल्कि ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजरती है, बशर्ते कि हम इसका इलाज कर लें। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, हमने पिछले दिनों में देखा है बड़ी गफलत की इंतहा सामने आई। मुल्तान में डायलिसिस मशीन से एक एड्स पेशेंट के जो हैं वो डायलिसिस कर दिए गए, और फिर उसके बाद 30 लोग मजीद मुतासर हो गए। इस तरह की चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट को कौन कौन से मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ज़रा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, तो एक और वजाहत ये कि डायलिसिस मशीन से HIV नहीं फैलता। अच्छा। मशीन जो है वो नहीं फैला सकता, अलबत्ता अगर वहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट से अपने स्टेरिलाइज नहीं किए, हाँ। या जो उसके जो इक्विपमेंट है वो जब ले जाते हुए वो साथ रखिए, तो वो फिर वायरस नहीं फैलता है। तो मशीन अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर बिल्कुल आई थिंक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अस्पताल में जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाली चीजें होती हैं उस पर दबाव, उसको ठीक करना है और उसको इन्फोर्स करना है। अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है इस चीज़ को आम करना, इसकी आगाही फैलाना और इसकी बात करना, क्योंकि जो एक इस HIV के मर्ज़ को लेकर जो एक ट्रॉमा जहन में होता है और मरीज़ जानबूझकर बात नहीं करता है इसके बारे में, उसका एक एलिमेंट तो हमारी गुफ्तगू में भी दिखाई दे रहा है कि हम बड़े मोहतात तरीके से इस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड यही बात आई थिंक सबको जानने की जरूरत है कि HIV जो मर्ज है वो इन पिछले 10-20 सालों में बिल्कुल चेंज हो गया है, इस तरह से कि जैसे मैंने बोला, जिन लोगों को HIV वो बिल्कुल ही नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। इनफैक्ट मेरे पास जो मरीज आते हैं, जो सबसे हेल्दी मरीज होते हैं, वो HIV के होते हैं, क्योंकि और आपके फिर बच्चे भी हो सकते हैं, फैलाते भी नहीं है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी तशखीस की जाए, डॉक्टर से रुजू करता कि हम चेक कर लें, एंड डॉक्टरों को भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऐसे मरीजों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये वाला जो मटीरियल है ना, ये मेडिकल स्कूल में कम ही पढ़ाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से एड्स से बचाव का आलमी दिन था उस हवाले से गुफ्तगू की कि कल वो दिन मनाया गया, तो अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं उसी बंदिश का जिसका हम सब जो है जिससे मुतासिर हो रहे हैं। जी, मामूल बन गई है सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश। पाकिस्तान में कोई भी गैर मामूली सरगर्मी हो, एहतजाज हो, जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी सिक्योरिटी इशू हो, अगर हुकूमत जो है वो क्या करती है, सारी सूरत हाल में इंटरनेट को बंद कर देती है या स्लो कर देती है, जिससे सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता कुछ रोज से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक और फेसबुक पर ब्राउजिंग सुस्त है। तस्वीर, वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड अपलोड होने में घंटों का टाइम ले रही है, और इससे हर कोई मुतासिर हो रहा है। खासतौर पर अगर हम बात कीजिए जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो बड़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। और शो के शुरू में ही हमने बात की थी इस पर, और उस वक्त हिना इसरार करी थी कि इसे
इसे बंदिश ना कहा जाए, पर अब खुद भी हिना इकरार मैंने कर रही है आपको इस उसी बात वक्त ही कहा था कि ये बंदिश बिल्कुल है। इसको बंदिश कहना ही दुरुस्त होगा, क्योंकि जिस तरीके ये से तो बंदिश ही है ना। सिचुएशन आप बन रही है। हुकूमत अब एलानिया करे गैर एलानिया, शुरू में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी चीज कि आप समझे इस बात को कितना जरूरी है इस वक्त ऑनलाइन रहना, कितना जरूरी है मालूमात तक रसाई हासिल करना, आपके बच्चों की तालीम इस पर शिफ्ट हो रही है, सिर्फ बिजनेसेस की बात नहीं हो चुकी है, हो आपके चुकी है। फ्यूचर जो है इस पर मुनसिर है। तो जरा मेहरबानी कीजिए, कम से कम बता दीजिए कि कितने अरसे में करेंगे ठीक इसको, क्या कुछ आप इकदाम कर रहे हैं, किस वजह से ये हो रहा है, ताकि हम अपनी प्लानिंग करके रखें। बिला वजह गैर एलानिया आपने लोड शेडिंग कर देनी है, लोड शेडिंग के अलावा बिला एलानिया आप यहाँ पर मौजूद सर्विसेज आप प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? जो 2-4 लोग रोजगार कमा रहे हैं उनको तो कमाने दीजिए। आपको पीटीसीएल के इंटरनेट की भी बात बताएं, गूगल सर्विसेज की भी बात बताएं, वो अपने मामूल के ऑपरेशंस अंजाम देने में दुश्वारी का सामना उनको भी है, और इधर इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले मुतासिर हो रहे हैं, जिनका आपको बताया है। उनका कहना यह है कि इंटरनेट की बंदिश से उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ये कहती हैं कि मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं। अब ये साइबर हमलों से बचाव हो रहा है जनाब, सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं है, और वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अभी तक ना तो इंटरनेट सुस्त होने की वजूहत बताई हैं, और ना ही ये बताया है कि ये मसला कब तक हल हो जाएगा। ये स्ट्रेंज है बिल्कुल। और करीबन 30 लाख से ज्यादा अफराद है जिनका रोजगार इंटरनेट से वाबस्ता है, तो थोड़ी सी होश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी। हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। अब बढ़ते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश की जानिब, जहां मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वकार अहमद के साथ। और वकार साहब ने ये उनसे सवाल किया गया है कि उनकी शोहरत के जो कई मजबूत हवाले हैं उनमें से उनको खुद कौन सा हवाला ज़्यादा पसंद है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश पे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे मेहमान होते हैं और हम उनसे सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। तारड़ साहब, जो शोहरत के कई हवाले होते हैं, मतलब जिस तरह आपकी शख्सियत है तो कई हवाले हैं आपकी शोहरत के। अब अगर एक हवाला होता है, किसी भी शख्सियत का कोई एक हवाला होता है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो कोई भी शायर है, कोई एक हवाला होता है, तो चले फिर तो मामला ही हल हो गया ना। जब भी किसी ने कोई तारफ़ करवाया तो हवाला दिया, और वो जिसका हवाला दिया वो भी खुश हो गया, कुछ मामला तमाम ठीक रहे। लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब शोहरत के आपके कई हवाले हों और बड़े हवाले हों, तो फिर वो शख्सियत जिसके वो शोहरत के हवाले हैं, तो वो क्या सोचती है, यानी उसको किस हवाले से याद किया जाए, किस रेफरेंस से याद, किसी महफिल में अगर तारुफ करवाना है तो किस हवाले से करवाया जाए। अब ये सवाल आपसे ही बनता है क्योंकि आपकी शोहरत के कई हवाले हैं। तो आप जब किसी महफिल में बैठे होते हैं या किसी भी जगह पे जो आपकी किसी बुनियादी शोहरत का हवाला कोई दिया जाए, तो आप क्या पसंद करते हैं कि आपको टीवी मेज़बान के तौर पे याद किया जाए, अदाकार के तौर पे, आपको नावल निगार के तौर पे, आपको सफ़रनामा निगार के तौर पे, ट्रैवलर के तौर पे, इस तरह के बहुत सारे हवाले और सारे मजबूत हवाले हैं। कौन सा वाला आपको ज़्यादा पसंद है अपना, और कौन सा वाला ज़रा कम पसंद है? अच्छा, ये बेसिकली जो भी इतने अरसे से अगर मैं 10 साल टाइप रहा हूँ, तो उसकी बुनियाद मेरी वो जो लहजा है या जो भी असलूब कह रहे हैं, जो मेरी फिक्शन है वो है। चाहे वो सफरनामे में हो, नावल में हो, ड्रामे में हो, कॉलम में हो, कहानी वगैरह वगैरह, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई एक शख्स, मुझे याद है कि कई लोग आते हैं, उन्होंने फिर मेरे कॉलम पढ़, मैं उनसे तो को ये नहीं रखता कि भाई आपने फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं पढ़ी फ़लाँ, मैं उससे भी खुश होता हूँ क्योंकि वो मेरी एक तहरीर की तौसीफ़ कर रहे हैं। बाकी ये कि भाई मतलब है कि अब इंडिया में पिछले दिनों कोई साहब आए थे, वो सिर्फ मुझे नावल निगार के तौर पर पहचानते हैं, एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि अच्छा आप सफरनामे के बारे में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बात की। तो सफरनामा एक मेरी बुनियाद है, उससे मैं कतई तौर पे ये नहीं है कि भाई अगर नावल बहुत मतलब कबूल किए गए हैं तो मैं कहूँ कि सफरनामे को कभी भी मैंने आला सिंह से नीचे का दर्जा नहीं दिया। और मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे सफरनामों से पहले वाकई ऐसा था कि इनको तारीख जोग्राफी की सिंफ, डॉक्टर सलीम अख्तर हमारे दोस्त वो कहते तारीख जोग्राफी की सिंफ है, इसका अदब से कोई ताल्लुक नहीं।
अच्छा, तब और अभी मेरा अदब से कोई तल्लक वैसे ही नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने जो कुछ लिखा है मुझे नहीं पता कि ये क्या है, अदब है या नहीं, लेकिन ये मैं महसूस करता था। फिर शफीक रहमान साहब जब चेयरमैन बने एकेडमी ऑफ लेटर्स के, तो उनकी तरफ से आया कि साल की बेहतरीन किताबें, और इन असनाफ में उनमें सफ़रनामा शामिल नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन पे कहा, मैंने कहा जी आप अपने बरसाती को अदब की सिंफ नहीं शुमार करते, दजला को नहीं करते, कुर्रतुल-ऐन हैदर के जो सफ़रनामे। तो उन्होंने कहा कि ये पुराना इश्तिहार था, तो तब ये सफ़रनामा उसमें शामिल हुआ। चुनांचे दूसरी बात ये है कि सफ़रनामे ने इब्तदाई मुझे रीडरशिप दी और एक लिखने का ढंग भी सिखाया। उसके बाद मैं नावल की तरफ आया। नावल मैं पहले भी लिखता था, लेकिन जिन नावलों ने किसी हद तक मुझे नामवर किया वो बहुत बाद में लिखे गए, तो मुझे इससे कोई गरज नहीं। और टेलीविज़न की है, बाद लोग मतलब कि सिर्फ टेलीविज़न के हवाले से जानते। तो एज लॉन्ग एज लोग मुझे मोहब्बत से याद करते, चाहे कोई भी हवाला हो, मुझे उसमें मुझे खुशी होती है हमेशा, इतराज़ उस पर हरगिज़ नहीं होता। और ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है कि मसलन पिछले साल शायद कराची लिटरेरी फेस्टिवल, तो होटल था वो बीच, क्या है नाम है, समुंदर के किनारे, तो वहाँ मतलब कुछ लोग वही यूजुअल, एक तो ये मैं अब लानत तो नहीं इसको कहूँगा क्योंकि मैं भी उतारता हूँ, सेल्फियाँ तो नहीं उतारता, आई हेट सेल्फीज। ये जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, प्लीज़ आप मुझे कहीं भी मिले, आपकी ख्वाहिश हो, मैं सेल्फी नहीं उतारा, क्योंकि सेल्फी में जो खाम खा की है ना कुर्बत, कि एक बंदा आके या बंदी फॉर दैट मैटर वो बिल्कुल आपके साथ लग के, तो आप उससे मतलब कि वो आई हेट दैट, और उसके साथ चेहरा भी बिगड़ जाता। तो वो तो बात, और वो लोग ले रहे थे सेल्फियाँ वगैरह, मना तो नहीं कर सकते। एक सब आए और मुझे अब उनके बच्चों की तादाद याद नहीं है, काफ़ी थे, यानी कोई ना कोई निकल आता था कहीं से कि जी ये भी मेरा बच्चा है। तो उन्होंने बड़े एहतमाम से हर बच्चे के साथ मेरी तस्वीरें उतरवाई और अपनी भी। और जाते हुए, ये बिल्कुल सही मैं बयान कर रहा हूँ, मेरे एक दोस्त साथ थे, वो कहने लगे वैसे साहब आप करते क्या हैं? अच्छा, मैंने गुस्सा तो नहीं किया, मैंने कहा जी अगर आपको ये मालूम नहीं कि मैं क्या करता हूँ, तो ये इतने एहतमाम से तस्वीरें क्यों उतरवाई आप? कहने भाई सब लोग उतरवा रहे थे, हमने कहा कोई मशहूर आदमी होगा, तो हमारे साथ ये भी गुजरती। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुस्तनसर हुसैन तार साहब के साथ कुछ नया और अनोखा सवाल करेंगे। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। जी, एक्सप्रेसो में हम आपकी टैलेंट्स और एक्सप्रेसो हीरोज से भी मुलाकात करवाते हैं, लेजेंड्स से भी मुलाकात करवाते हैं। आज हमने सोचा आपकी मुलाकात करवाए पाकिस्तान की गॉर्जियस मॉडल और एक्ट्रेस रोमा माइकल से, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों में थाईलैंड में होने वाले मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के कल्चर राउंड में सबसे ज्यादा भाई वो हसीन लग रही थी। एक कासी रंग के लहंगा चोली उन्होंने पहना, रैंप पर वॉक करती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हैं। मॉडलिंग के साथ साथ रोमा जो है वो एक्टिंग भी करती हैं, ड्रामा सीरियल्स तू जिंदगी है, तहे दिल और प्यारी नमक करने के साथ साथ फिल्म दिल्ली गेट में भी हमें नजर आ चुकी हैं। रोमा मिस चार्म पाकिस्तान और मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 का ताज भी अपने सर पर पहनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। तो हमने कहा जी इतना चर्चा है तो एक्सप्रेसो में भी रोमा को मदऊ किया जाए और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। रोमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत नाम रोमा आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता है, रोमा का मतलब बताइएगा, क्योंकि हम बाजू का ध्यान जाता है रोम की जानिब, वो अपने आप को रोमा कहलाते हैं। रोमा का मतलब है फ्रेग्रेंस, ये मेरे दादा ने रखा था मेरा नाम। अच्छा, फ्रेग्रेंस, खूबसूरत नाम है। अच्छा, ये बताइएगा कि पेजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ। वैसे हम लोग 2000 में लाहौर शिफ्ट हो गए थे और मैंने मॉडलिंग 2020
2014 या 15 में स्टार्ट की थी। उसके बाद मैं एक्टिंग में आई और 3-4 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ अब। और फिर मैंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल और मिस शाम में पार्टिसिपेट किया था। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वॉज़ वंडरफुल, इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन थे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीखने को मिला। और मुझे लगता है मैं ऑलरेडी मेरे में बहुत पेशेंस है, लेकिन अभी इसके बाद और ज़्यादा आ गई है। बिल्कुल। तो ये अदाकारी और मॉडलिंग, वैसे तो ये दे गो साइड बाय साइड, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में बहुत अलग तरह की मेहनत चाहिए, बहुत अलग तरह का टैलेंट चाहिए। क्योंकि एक पर आपने रैंप पर वॉक करना है और गुफ्तगू अच्छे तरीके से करनी है, दूसरी जानिब आपने डायलॉग डिलीवरी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे एक साथ लेकर चल रहे हैं? पहले तो मैं मॉडलिंग ही कर रही थी, फिर जब मैं एक्टिंग में आने का सोचा उसके बाद मैंने मॉडलिंग बहुत कम कर दी। मैं शूट्स करती हूँ लेकिन बहुत सिलेक्टिव करती हूँ, ज़्यादा मैं एक्टिंग में ही कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिंग के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए एक्टिंग पे, और वो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल काम जी, सही है। अच्छा, और रोमा, जिस तरह से हम अगर स्पेसिफिकली इस तरह के कंपटीशंस की, इस तरह के मुकाबलों की बात करें, तो जो एक आम अप्रोच है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये मुकाबला हुस्न होता है और इसमें देखा जाता है कि भाई कौन कितना खूबसूरत है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आप में पेशेंस मजीद बढ़ गया है, बड़ा टफ कंपटीशन था, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसा होगा क्या इसमें ब्यूटी विद द ब्रेन कॉन्सेप्ट होगा, या आपकी हर चीज़ जो है वो काउंट होती है कि जांचने का मेयार क्या है जजेस का वहाँ पर? ओवरऑल सब कुछ काउंट होता है। ब्यूटी विद ब्रेन के अलावा भी आप पंक्चुअल कितने हैं, आप में पेशेंस कितनी है, आप मतलब टाइम पे उठ रहे हैं, रेडी होके आप कर, मतलब सुबह से रात तक वो आपकी सब चीज़ें काउंट। आपका बिहेवियर, आप रूड नहीं हो सकते किसी के साथ, और हेल्प करना है, पोलाइट रहना है, और बिल्कुल भी आपके मुंह पे कोई बुरा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। मतलब बहुत स्वीट, हर वक्त स्माइल करना, और ये वो सब कुछ काउंट होता है। तो लेकिन हम लोग तो जाने जाते हैं रूड होने के लिए, आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं तो वैसे ही बहुत पोलाइट हूँ और स्वीट हूँ, तो वैसे भी वहाँ पे सब लड़कियाँ बहुत स्वीट थी। और इतना ज्यादा टाइम आप फेक नहीं हो सकते, आई गेस, कि जब आप सुबह से रात तक मॉनिटर हो रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल कुछ फेक कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर हैं इतने पोलाइट और स्वीट तो वो दिखेगा भी। अच्छा, मुझे लगता है उसमें पार्टिसिपेट वही लड़कियाँ करती हैं जो ये चीज़ कर सकती हैं। तो जितनी भी कंटेस्टेंट थी वो बहुत स्वीट थी, और वो मतलब एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा। किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, किसी की कोई चीज़ गुम गई तो अपनी चीज़ें देंगे। अब जैसे मेरे बैग्स गुम गए थे तो मेरी सब लड़कियों ने हेल्प की, मुझे हील्स दी, मुझे ज्वेलरी दी, कुछ कपड़े दिए पहनने के लिए। तो जबरदस्त। अच्छा, तो ये जिस तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्या ओवरऑल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, या आपने अप्लाई किया था, या उन्होंने आपको किस तरीके से खुद कांटेक्ट किया या अप्रोच किया, इस तरीके से बताया? क्या आप पूरी टीम के साथ गई थी अपनी पार्टिसिपेट करने के लिए? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पाकिस्तान में, क्योंकि कोई इस पेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर जो टीम नहीं है, तो मैंने इंडिपेंडेंट किया था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ की पूरी टीम थी, उनके नेशनल डायरेक्टर, उनके स्टाइलिस्ट, उनके डिज़ाइनर्स, फिनाले में उनकी फैमिली, सब उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, आप टाइटल भी जीत कर आएंगे। तो इसके अलावा बताइएगा, बहुत मुश्किल होता है मॉडलिंग के लिए ख़ास तौर पर अपनी डाइट को कंट्रोल रखना, रिस्ट्रिक्ट रखना, तो आप किस तरह से अपनी डाइट को चलाती हैं और क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर खाती हैं? मैं वैसे तो सब कुछ खाती हूँ, मैं ब्लेस्ड लगता नहीं है एक्चुअली ऐसी हूँ, पर लेकिन जब थोड़ा वेट गेन हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। उसमें मैं कार्ब्स लेना छोड़ देती हूँ, प्रोटीन डाइट लेती हूँ, और शुगर इनटेक बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ, और सॉल्ट का भी अवॉइड करती हूँ कि कम सॉल्ट लूँ। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती तो हाई सॉल्ट और हाई शुगर दोनों तरह की डाइट्स जो हैं वो मुतासर करती हैं। जी बिल्कुल, इससे ब्लोटिंग होती है ना फेस पे भी, आप और फैट आता है, तो इसलिए वो अवॉइड करना पड़ता है। राइट। इट्स टफ। ट्रेनिंग करती हैं आप इसके साथ? जिम वर्कआउट नहीं, बिल्कुल नहीं करती, करना चाहती हूँ लेकिन लगता नहीं है रोमा, अगेन मैं यही कहूँगी। अच्छा, इसके अलावा मिस चार्म पाकिस्तान, मिस ग्रैंड पाकिस्तान 2024 आप रह चुकी हैं, इसको कितना बड़ा एजाज़ समझती हैं, और क्या फीलिंग्स थी आपकी जब ये ताज आपको पहनाए गए? मिस शाम में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो बिल्कुल नया पेजेंट है, तो उसका इतना पता नहीं था, लेकिन वो मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था। और जब वो मैं कर रही थी तो फिर मैंने सोचा था कि मैं किसी बड़े पेजेंट में पार्टिसिपेट करूँगी। और जब मैंने मिस ग्रैंड के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे आइडिया था कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होंगी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वो वैसे ही हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं, आपने छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, दोनों में अदाकारी की है, क्या फ़र्क आपको महसूस होता है और कौन सी ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल
मुझे फ़र्क दोनों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। ड्रामा बिल्कुल डिफरेंट है और फिल्म टोटली डिफरेंट है। तो मुझे फ़िल्म के काम में ज़्यादा मज़ा आया था। वो ज़्यादा टफ़ है लेकिन उसमें मज़ा आता है और आपको एक फ़िल्म में काफ़ी मार्जिन होता है, काफ़ी कुछ करने का, सॉन्ग्स हैं, डांस है, रोना धोना और स्माइल। लेकिन ड्रामा का ज़्यादातर ये होता है कि सेम स्क्रिप्ट चल रही होती है, एपिसोड्स करने और दिन में हम लोग 10-12 सीन कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी शूट करते हैं, तो उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। फिल्म में ज़्यादा। अच्छा, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास जी, तो आप खुद भी उनमें अदाकारी कर रही हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है पॉपुलर होने की और हमारे अदाकार कैसा काम कर रहे हैं? एक्टर्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ड्रामास इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ऑडियंस जो है हमारी वो ड्रामास देखती है ज़्यादा, क्योंकि जितने भी लेडीज़ हैं और सब घर में बैठ के टीवी पर ड्रामा देख लेते हैं इसलिए, और मूवी देखने बहुत कम लोग जाते हैं तो इसलिए फिल्म ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये रुझान कैसे पैदा हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जिस तरह से नेटफ्लिक्स है, बाकी प्लेटफॉर्म्स है, उसकी वजह से रुझान कम होना शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान में तो दोनों चीज़ें ही उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जैसे सिनेमाज हैं उनमें आपको सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ नज़र आती हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ नज़र आती हैं, और दूसरी जानिब नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। तो फिर भी लोग घर पे बैठ के ड्रामा देखने ही क्यों पसंद करते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोविड के बाद भी काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि कोविड से पहले लोग सिनेमा जाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद बहुत कम कर दिया और मूवीज़ भी कम आती हैं तो लोग सिनेमा इतना जाते नहीं, और रूटीन एक होती है अब तो उस रूटीन से आउट हो गया तो घर में ही बैठ के टीवी देख लेंगे और ड्रामा देख लेंगे। ओके, और रोमा अगर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की बात करें तो हर इस तरह का जो मुकाबला होता है, जो पेजेंट्स होते हैं, कोई कॉज होता है, कोई मैसेज होता है, तो इस बार में क्या कॉज था या क्या मैसेज जो था वो आप लोगों ने जिस पर स्पीच करनी थी या डिलीवर करना था? हमारे इस बार का मैसेज था स्टॉप द वॉर। ओके, स्टॉप द वॉर पे। और दूसरा ये कि जिस तरह की अभी हमारी सोसाइटी के हालात हैं, एक लड़की के लिए बाहर निकलना और कोई जॉब करना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे में ये तो मॉडलिंग बड़ी बोल्ड चीज़ है और एक्टिंग तो है ही है, तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मैं कह सकती हूँ कि आपकी फैंस हैं, आपको देखकर आना चाहती हैं इस फील्ड में, उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको शौक़ है तो ज़रूर ट्राई करें, अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, और मैंने भी यही किया और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो आपको सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको इन तीनों कामों में से ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? पेजेंट्स में शिरकत करना, नॉर्मल मॉडलिंग करना या अदाकारी करना? एक्टिंग। एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसा क्यों? एक्टर्स की लाइफ एक तो लॉन्ग टर्म होती है और वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मॉडल्स की लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म होती है और नई मॉडल्स आती हैं जी, और पेजेंट जो है वो कुछ देर के लिए, मतलब कुछ दिन का शो है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आपको तो सबसे यादगार कैरेक्टर अपना कौन सा लगता है? अभी मेरा रिसेंटली ड्रामा ऑन एयर इक़्तिदार, वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है मेरा। ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरा ये कि रोमा इन फ्यूचर क्या कौन सा कोई पेजेंट है जिसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा रखती हैं या आपका मूड है कि आगे भी आपने पार्टिसिपेट करना है? मैं फ्यूचर में पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। आई थिंक मैंने कर लिया बस मुझे एक्सपीरियंस करना था, वो कर लिया, और इसके बाद अब मैं इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स करूंगी मॉडलिंग के या वेब सीरीज वगैरह, लेकिन मैं पेजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। वैसे पेजेंट में आपने खुद बताया बहुत स्वीट लोग होते हैं, उसके बावजूद लेकिन बहुत टफ था, बहुत टफ था। 25 डेज आप सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक 6 इंचेस हील पहन के और फुल मेकअप में काम कर रहे हैं, और फिर कंपटीशन है। बेशक हम स्वीट हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ब्यूटी कंपटीशन, और लड़कियों का कंपटीशन इजी नहीं होता। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारी अच्छा रोमा, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, मैं यही पूछना चाह रही थी कि स्टार्ट में कुछ मुश्किलात आई होंगी आपको, कभी घर से भी सपोर्ट करने में, अगर आपने कहा होगा कि भाई मैंने मॉडलिंग करनी है तो थोड़ा मनाने में टाइम लगा होगा पेरेंट्स को, टाइम के साथ तो वो सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपको वैसे भी फील्ड में भी कुछ फेस करना पड़ा ऐसे? मुझे शुरू में फैमिली को मनाने में भी थोड़ा, मतलब फादर को मनाने में टाइम लगा था, लेकिन वो मान गए थे। उसके बाद फील्ड में मुझे लगता है मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मुझे 10 साल हो गया मॉडलिंग करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया। इतना इजी नहीं होता। तो अब आप ये बताइएगा, आप एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जो है लड़की हैं, तो मुझे बताइएगा कि कितना आपको लगता है कि बाकी ख़वातीन जो हमारे माशरे में मौजूद हैं, मुश्किल है उनके लिए कोई ऐसे इंडिपेंडेंट फैसले करना? कितनी सोसाइटल बर्डन्स में वो हैं यहाँ पर जिनसे आप चाहेंगी कि उनकी ये चेन्स टूट जाए? आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारा कल्चर और चीज़ें डिफरेंट हैं, और
फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि लेडीज़ बाहर निकलें काम करें, और काफ़ी लड़कियां काम करना चाहती हैं लेकिन उन फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि अगर आपकी फैमिली, आपकी बेटियां करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छे तरीके से भी लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं वो सबके सामने है। थैंक यू सो मच रोमा माइकल, हमारे साथ स्टूडियोज़ में आप मौजूद थी और गुफ्तगू की हमने जी किस तरीके से ये जो पेजेंट्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करना जो हमें भी लग रहा होता है वो असल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी, और एक्टिंग वाकई बहुत मुश्किल चीज़ है। देखने में आपको हर चीज़ बड़ी आसान, मॉडलिंग भी बहुत मुश्किल है, तो जिसका जो काम होता है वो उसको पता है कि वो उसे किस तरीके से कर सकता है। तो रोमा माइकल हमारी गेस्ट थी जी। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तानी होनहार तलबा आलमी सतह पर न सिर्फ अपने टैलेंट से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं मगर वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज एक्सप्रेसो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा जनीता अहमद अवान, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान कोप 29 में होने वाली फॉर्म पर पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की, और जनीता अहमद अवान ने कॉन्फ्रेंस में बतौर यंग फीमेल क्लाइमेट एडवोकेट शिरकत की, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया को दरपेश क्लाइमेट के मसाइल पर गुफ्तगू की, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर पाकिस्तान के आलमी हकूक़ का भी जिक्र किया। मजीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की उन्हीं से जान लेते हैं। जनीता, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम जनीता, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई ये बताएं कि इतनी यंग एज में आपने ये जो कॉप 29 कॉन्फ्रेंस है इसमें शिरकत की, कैसे पहुंची आप ये, और ये जो बेसिकली वी नो कि इसका थीम होता है, पर्पस होता है, तो वो क्या था और आपने पार्टिसिपेट कैसे किया? थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन बिकॉज एज़ फार एज अ फीमेल स्टूडेंट मेरा ताल्लुक वादिया सून से है। वो बेसिकली एक वादी है पंजाब में सुलेमान रेंजेस के ऊपर, और ये बेसिकली पोटवार प्लेटू के ऊपर है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत वादी है जिसमें हमारे पास झीलें हैं, आबशारें हैं, बागात हैं, जंगलात हैं, तो एक पूरा नेचुरल हैबिटेट है। और रिसेंटली जो है ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी, इसको TDCP की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पर रिजॉर्ट्स बनाए गए। बट रिसेंट ईयर्स में क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला दुनिया को दरपेश था, जिसकी वजह से हर कंट्री ने, स्पेशली जो तरक्की पजीर ममालिक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अब इन क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ की वजह से जब बारिशें बहुत ज़्यादा कम हो गई और हीट वेव्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो हमारी जो वादी है उसमें एक है उछाली लेक। ये बेसिकली एक ऐसी झील है जिसका टेम्परेचर साइबेरियन लेक के बिल्कुल इक्वल होता है, और सर्दियों में हमारे पास जो है वो साइबेरियन बर्ड्स, डिफरेंट तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स, और हमारे पास काफ़ी एक पूरा नेचुरल हैबिटेट है उछाली लेक में। लेकिन गुज़िश्ता सालों में उस झील ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से वो ड्राई होना शुरू हो गई। वहाँ पे जो डिफरेंट पास बर्ड्स थे उनकी स्पीशीज़ कम होना शुरू हो गई और ख़त्म होना शुरू हो गई। जो इर्द गिर्द लोग रहते थे उन्होंने वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एलजी इतनी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे पैदा होना शुरू हो गई थी, और फ़िज़ा में बहुत मतलब आलूदगी और एयरबॉर्न डिजीज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो गई थी। तो वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस मसला था, और मैं जो कि मतलब मुझे अपनी वादी से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ, वहाँ पे बड़ी हुई हूँ, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था वो सब देखना कि हमारे जो हैं वो नेचुरल साइट्स इस तरह से इफ़ेक्ट हुए। वहाँ पे टूरिज़्म भी ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो आई थॉट कि मुझे एक आइडिया आया कि मैं अपनी जर्नलिज़म को क्लाइमेट एक्टिविज़म से कनेक्ट करती हूँ, एंड आई कम अप विद एन आइडिया कि मैं स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट करूँ जिसमें मैं इस तरह की कम्युनिटीज़ जो क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रही हैं और इस तरह के इलाके जो क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्पेशली वो इलाके जो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, जिन पे इतनी ज़्यादा मतलब अटेंशन नहीं आ रही, तो मैं उन पे स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट करूँ। और मैंने अपनी जर्नलिज़म का, सिटीज़न जर्नलिज़म का सफ़र शुरू किया 2-3 साल पहले, जिसमें मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू किए, रेडियो प्रोग्राम्स किए, डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई जिसमें मैंने अवेयरनेस पैदा की। तो इसके थ्रू मुझे लगा कि काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज़ मेरा जो रिसर्च आर्टिकल था उसने पंजाब यूथ समिट 2023 में विन किया था रिसर्च आर्टिकल, और वो उछाली लेक पर ही था। सो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे लगा कि ये चीज़ जो है वो इस तरह से हाईलाइट की जानी चाहिए, स्पेशली थ्रू द वॉइसेस ऑफ यूथ, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस वादी से है वहाँ पे कोई भी बच्चा अभी तक ऐसा नहीं है जिसने मीडिया की फील्ड में आया हो।
सो मुझे अपना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इनोवेटिव लगा। आई थॉट कि इसको आगे प्रमोट करना चाहिए एंड मेरी कॉप की जर्नी के बैकग्राउंड पे भी यही स्टोरी है। बिल्कुल, और हमें आपकी स्टोरी सुनकर बड़ा अच्छा लगा और हमें खुशी हो रही है कि आप जैसे होनहार तलबा के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनने में। यू आर अ वेरी गुड ऑरेटर एज वेल। डिजिटल मीडिया को भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपके जैसे स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या आपको लगता है बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं जैसे आप हैं, या आप यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट? ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज एज फॉर एज जो मेरा एक्सपीरियंस है राइट नाउ, आई मीन माई 6th सेमेस्टर और मेरा अभी तक 3 साल का यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है। सो मैंने खुद ये देखा है कि हमारी यूथ में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है एंड हाउ मच टैलेंटेड यार। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में एंड देन हमारी यूनिवर्सिटी में इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए हैं डिफरेंट एरिया से, एंड हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट है। किसी के पास स्टोरी टेलिंग का, किसी के पास पब्लिक स्पीकिंग का, किसी के पास राइटिंग का, किसी के पास वीडियोग्राफी का, किसी के पास इनोवेटिव सॉल्यूशंस का। सो वो जब आइडियाज़ हमारे कंबाइन होते हैं तो हम लोग डिफरेंट तरह के इनोवेटिव और डाइवर्सिफाइड आइडियाज़ लेकर आते हैं, जो कि आई थिंक कि पाकिस्तान की जो 60% आबादी है वो ऑलरेडी यूथ है। सो जब इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज़ कंबाइन होंगे तो ऑफ कोर्स वी कैन मूव टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। बिल्कुल, एक्सप्रेसो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम इस तरह के टैलेंट्स और हीरोज़ दिखाते हैं, जो हमारे यंग टैलेंट्स और हीरोज़ हैं, और उनको यहाँ पे बुलाते हैं, मौका देते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म है। अच्छा जनीता, आप बताइएगा कि ये जो आपका एक्सपीरियंस था अज़रबैजान COP 29 में जो आपने ये शिरकत की है, कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल? क्या क्या सीखने को मिला आपको वहाँ पे? मेरा ये बिल्कुल पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था, और जिस दिन मैं इस्लामाबाद से शारजा की तरफ फ़्लाइट ली तो वो मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। तो उसमें काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी वादी की उम्मीदें थी मेरे साथ, और लिटरली दे वर ऑल लाइक कि हम जो है वो देखेंगे आपको, जो फ़्लाइट ट्रैकर होता है ना ऑनलाइन जिसमें आप फ़्लाइट ट्रैक कर सकते हैं, तो दे वर लाइक कि हम आपको देखेंगे एंड जहाँ पे भी आप आएंगे आपको देखेंगे, बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। और मेरे लिए उससे ज़्यादा थी कि मैं अपनी वादी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो कॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। हम लोगों ने पाकिस्तान पेविलियन से स्टार्ट किया, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस वगैरह, उसके बाद हम लोग डिफरेंट पवेलियंस पे जब गए तो हमने डिफरेंट ममालिक के स्पेशली यूथ डेलीगेट्स के साथ जब बात की तो हमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई वो ये थी कि हम लोग सारे हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड से, बट हम प्रॉब्लम्स कॉमन शेयर करते हैं, स्पेशली यूथ की प्रॉब्लम्स के दे आर द फर्स्ट हैंड सफरर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हर कंट्री के जो लोग हैं इलाकाई सतह पर, मुल्की सतह पर वो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और वो सब ये चाहते हैं कि हम लोग मिलकर ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएँ कि आगे जाके जो हमारी नस्लें हैं वो इस तरह के प्रॉब्लम्स उनको ना फेस करने पड़े जो हमें फेस करने पड़े। सो जब हमने स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स वगैरह के यूथ डेलीगेट से बात की तो उनके साथ तो हमारे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी कॉमन प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एंड लाइक जो दूसरे कंट्रीज़ थे इवन US, UK, रशिया, चाइना, इन सब कंट्रीज़ के यूथ डेलीगेट्स ने आके हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑफ द आपके जिस तरह के इकोनॉमिक, जिस तरह जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप लोग आकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वॉइस रेज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ ज़बरदस्त है आपका जो बैकग्राउंड हम सुन रहे हैं, जिस कन्विक्शन से आप बता रही हैं इसी कन्विक्शन से बताना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ इससे नुमाइंदगी होती है उस एरिया की, बल्कि उसके साथ साथ आपकी शनाख्त भी पैदा होती है। तो इट्स अ गुड स्टोरी जो हमें सुनने को भी मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया, पानी खुश्क हो गया और उसके बाद आबादी भी वहाँ से मुंतकिल हो गई, ये तो एक जनरल फिनोमेना है। जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ ही आबादियाँ पैदा होती हैं। दरिया नील के इर्द गिर्द भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, जहाँ पर पानी पाया जाता है वहाँ पर आबादी होती है। तो इस चीज़ को आप कैसे जोड़ती हैं? जो अभी एल नीनो और ला नीना के जो दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसमें तो ये शिद्दत अभी बरकरार रहने वाली है कुछ आने वाले 2 सालों तक। तो ये आप कैसे सोचती हैं, इसे कैसे डील किया जा सकता है? गर्मी तो बढ़ती रहेगी अभी कुछ अरसे तक और क्लाइमेट चेंज भी एक उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो आप कैसे सोचती हैं कि पाकिस्तान को क्या इक़दाम लेने चाहिए? तो इसमें जो हम लोगों ने जब रिसर्च वगैरह की और जब हम लोगों ने प्रॉब्लम्स वगैरह आइडेंटिफाई किए और उसके बाद जो हमने पॉलिसीज़ वगैरह प्रपोजल्स वगैरह बनाए,
सो उसमें एक जो बेसिक और हमें बहुत इनोवेटिव लगा वो ये था कि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट होने वाला, बिकॉज बट ये डायरेक्टली हो भी नहीं सकता, ये बहुत ग्रेजुअल फिनोमिना है जो आहिस्ता आहिस्ता होगा, बिकॉज हमारी पूरी इकॉनमी रिलाई करती है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। हम लोग एक पूरा इमीडिएट ट्रांजिशन नहीं ले सकते फ्रॉम फॉसिल्स टू रिन्यूएबल्स। सो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और इनोवेटिव पॉलिसीज़ वगैरह को अडेप्ट करना होगा। ठीक है। और रादर देन मिटिगेशन हमें पहले अडेप्टेशन की तरफ जाना होगा ताकि हम अपनी कम्युनिटीज़ को, अपने लोगों को, अपने एरियाज़ को अडेप्ट करवा सकें, और उसके बाद हमें मिटिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो इसके जो दो मेजर और अच्छे सॉल्यूशंस हैं वो अडेप्टेशन फॉलोड बाय मिटिगेशन। ठीक है। अच्छा, इन दी एंड चाहूँगी जनीता कि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे यूथ में पोटेंशियल बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्योंकि मेरा इलाका भी, मेरा ताल्लुक भी एक गांव से है, सो ऐसा होता है कि हम लोग जब कभी कुछ करने का सोचते हैं तो हम लोग अक्सर जो है वो बहुत सी फैक्टर्स की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर और हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें हमें लगता है कि अगर हमने किया सो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग पहले देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या होगा अगर हमने ऐसा किया, हमें मतलब हेट्रेट मिलेगा, हमें ट्रोलिंग मिलेगी, हमें अप्रिशिएट ना किया गया। सो मुझे भी ये सब फेस करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे एज अ फीमेल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, बिकॉज आई वॉज द वन हु वाज ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट आइडियाज ऑन द ग्राउंड, एंड जो चाहती थी कि इस तरह भी किया जाए, इस तरह भी किया जाए। सो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट। आई ऑलवेज से दैट आप और अमल ये से भी स्टार्ट करें। आपका भी जस्ट स्टार्ट ही है। जी, just start। और आपने जो पहली फ्लाइट भरी है इंटरनेशनल, आप यकीन माने ये आपकी पहली फ्लाइट है और इसके बाद बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसे आने वाली है। इंशाल्लाह। हम अपनी आवाम को भी कहेंगे, आपने देखने वाले नाजरीन को भी कहेंगे कि भाई ये हमारा मुस्तकबिल है, इनके लिए रास्ता साफ कर दें। बहुत शुक्रिया जनीता, इन जैसे लोगों के रास्ता साफ करेंगे तो कौम का मुस्तकबिल जो है कोई बेहतर जानिब गामजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोड़े अटकाते हैं आपके कामों के इर्द गिर्द। तो आपको चाहिए कि जो काबिल शख्स हो उसके लिए जगह ज़रूर बनाएं ताकि इस कौम का, इस अवाम का भी कुछ बन सके। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ज़रा हमने कहा जाते जाते मौसम की भी तो बात कर लें। हमने बड़े अरसे से मौसम की बात नहीं की है, स्मॉग से तो हम सताए हुए थे पहले। अब ज़रा महसूस होता है कि जी सर्द मौसम आ चुका है। मुल्क के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर सर्दी बढ़ने लगी है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान बताया जा रहा है। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में स्मॉग और फोग के डेरे हैं। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बारिशें कब से मुतवक्की हैं और महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कहते हैं? हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं महकमा मौसमियात से कि हमें कोई बारिश की जल्द अपडेट दे दे। फिर हमने कहा जरा बात कर लें सरदार सरफराज साहब से। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब बताइएगा, कोयटा और गिरदरमा में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, लेकिन बाकी मुल्क में कब तक बारिशें बतवक्के हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो ये वेव उधर अफगानिस्तान के रास्ते से दाखिल हुई थी, ये हल्की सी वेव थी जिसने बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी और एक आध जगह में खुशदार डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तेज़ बारिश हुई है। और बाकी उधर केपी के चंद इलाकों में जैसे अमूमन होता है कि जो वेस्टर्ली वेव अफगानिस्तान, शुमाली अफगानिस्तान से दाखिल हो तो वो पहले केपी में असर दिखाती है, और इधर वस्ती अफगानिस्तान या जनूबी अफगानिस्तान से दाखिल हो तो फिर वो कोयटा वैली और मलिका इलाकों में असर दिखाती है। तो यही हुआ है कि एक हिस्सा उसने इधर कुछ हल्की फुल्की बारिश बरसाई और दूसरा केपी में बारिश हुई है हल्की फुल्की। बाकी इसका कोई इतना वो नहीं था, मतलब इसका कोई फैलाव नहीं है, इस वेव की शिद्दत कोई ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए कोई इससे ज़्यादा मतलब दीगर जगहों में ना कोई ऐसी सच बारिश नहीं हुई। और ये गुजर जाएगी मेरे ख्याल में। आज बलूचिस्तान के चंद इलाकों में फिर है हल्की फुल्की बारिश, और इसी तरह से केपी के कुछ इलाकों में और मरी साइड पे हो सकता है कोई बूंदाबांदी हो जाए, कोई हल्की बारिश। और फैसलाबाद और गिरदोनवा में ये जो साहिवाल फैसलाबाद वगैरह का इलाका है, इसमें हो सकता है कोई हल्की बूंदाबांदी हो या हल्की सी बारिश कहीं कहीं मुतवक्के हो सकती है किसी चंद एक जगहों पर। तो बस ये आज निकल जाएगी जी वेव, और उसके बाद सर्दी की शिद्दत में परसों से, कल से या परसों से कह सकते हैं आपके कदरे इजाफा हो जाएगा। अच्छा, तो सरदार सरफराज साहब यानी आपने क्लियर बता दिया कि लाहौर वाले ज्यादा खुश ना हो, अभी कोई इम्कान नहीं है बारिश का, और अगले साल ही होगी। हाँ, अली वही कह रहे हैं अगले साल ही होगी बारिश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफा कोई रिकॉर्ड तो नहीं टूटने सर्दी के? नहीं कोई रिकॉर्ड
टूटने का ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड का देखिए, आप पहले प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि रिकॉर्ड टूटेंगे नहीं टूटेंगे, लेकिन ओवरऑल तो प्रिडिक्शन जो है वो तो मामूल से ज़्यादा रहने की है टेम्परेचर्स की सर्दियों के पूरे इन 3 महीनों में। तो अब इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर जैसे इंडिविजुअल जगह होती हैं, आपको पता है जो हमारे शुमारी इलाका जात में ये वादी सवात हो गया और फिर ऊपर स्कर्दू की तरफ, वहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में चल रहे हैं, लेकिन दिन में फिर बेहतर हो जाता है मौसम। तो ऐसा जो इतनी मुसलसल सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन ये वेव जब निकल जाएगी तो 5-6 दिसंबर के बाद फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। तो सरदार साहब, इस वक्त जो लोग नॉर्दर्न एरियाज जाने की तैयारी कर रहे हैं और वेकेशन वहाँ मनाना चाह रहे हैं, किन किन इलाकों में इस वक्त सर्दी पड़ रही है और बर्फबारी हो रही है, और किस तरह से प्लान किया जाए अपनी वेकेशन को वहाँ के लिए? देखिए, बर्फबारी तो कोई खास नहीं है कोई। मैंने आपको बताया ना कि ये वेव जो थी इसमें कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हल्की फुल्की होगी, तो कुछ इलाकों में हुई है। उसमें शुमाली इलाका जात में वही आपका जो मालाकंड डिवीजन में वादी सवात में कलाम वगैरह साइड पे, और इसी तरह से बाबूसर टाप हो गया, या स्कर्दू की तरफ के कश्मीर की तरफ खासकर जो वादी वो होती है नीलम वैली, उन इलाकों में जो बुलंद पहाड़ है उन पर हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई है। और ये वेव जो है आज निकल जाएगी या ज्यादा से ज्यादा कल तक इसके कुछ असरात रहेंगे। तो ऐसा कोई इस तरह की कोई मतलब सिग्निफिकेंट स्नोफॉल नहीं है उसमें। तो टूरिस्ट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो जाहिर है कि फिलहाल उस तरह का सामान नहीं है। ठीक है जी, जैसा मौसम आप सोच रहे हैं वैसा वहाँ पर अभी नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल पर हमने बात की। कुछ बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज दुनिया में गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जिनसी इस्तेहसाल, संगीन जराइम और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खात्मे के साथ साथ जदीद दौर में गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। लेकिन आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर के उन 90 लाख मासूम कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें पिछले कई बरसों से हिंदुत्व के शिकार मोदी सरकार ने अपने नाकाम अज़ाइम के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर आज गुलामी की बदतरीन शक्ल देखनी है तो मकबूजा कश्मीर उन मासूम बच्चों को देख लें जिन्हें वालिद के साए से महरूम कर दिया गया, उन बेवा ख़वातीन को देख लें जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए, और उन नौजवानों को देख लें जो जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, और उन कश्मीरी तालिब इल्मों को देख लें जिन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, उन बुजुर्ग मरीजों को भी देख लें जो अपनी बीमारी से तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल। 5 अगस्त 2019 से मोदी सरकार तकरीबन 90 लाख निहत्ते कश्मीरियों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रही है, उन पर जिंदगी तंग करती है, नौजवानों का कत्ले आम जारी है, खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, सोशल पाबंदियां लगाकर कश्मीरियों को दुनिया से अलग थलग रखा जा रहा है, हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने के जुर्म की पादाश में मासूम कश्मीरियों पर गाली से लेकर गोली तक चलाई जा रही है, टीयर गैस से शेल्स बरसाए जा रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ऐसा हथियार बाकी नहीं रहा है जो भारतीय फौज की जानिब से उन पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या आजमाया नहीं जा रहा है। लेकिन लाखों जानें देने के बाद भी कश्मीरी नौजवान भारतीय गुलामी का तौक तोड़ने के लिए पुरज़्म हैं और हिंदू जनूनियों के गुलाम बनने पर मौत को तरजीह दे रहे हैं। भारतीय फौज की दरिंदगी के बावजूद अपने हक के लिए खड़े हैं, जिस पर कई आलमी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं जो भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी है। दुनिया को इस वक्त पता है कि भारत क्या कर रहा है वहाँ। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हक़ूक़ के अलमबरदार आगे बढ़ें और कश्मीरियों को भारतीय गुलामी से निजात दिलाएं। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो कश्मीरी कॉज के साथ खड़ी हो और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े कश्मीर को हल करें। एग्जैक्टली। इसी के साथ ही जी एक्सप्रेसो से इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।